हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग थर्ड लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्लियर। हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मतलब स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें वन बाय वन स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर दिख रहा है, ये स्पर्म का फिगर है। ये जो मैंने फिगर बनाया है ये ऐसा ही एज इट इज फिगर एनसीईआरटी में दिया गया है। आपको स्क्रीन पे भी एक फिगर दिख रहा होगा जो कि रियल फिगर है, वो एनसीईआरटी से ही दिखाया गया है। तो आपको जो स्क्रीन पर फिगर दिख रहा है उस फिगर और इस फिगर में कोई ज्यादा विशेष डिफरेंस नहीं है। आप उस फिगर को देखिए, उसको आप पॉज करके भी देख सकते हो अच्छे से। और फिर इस फिगर में अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट जो स्पर्म है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में एक होता है सबसे पहला पार्ट हेड, दूसरा पार्ट होता है नेक, तीसरा होता है मिडिल पीस और फोर्थ होता है टेल। तो ये बेटा 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में एक बार फिर से देख लीजिए, हेड, मिडिल पीस, नेक और टेल, ये 4 पार्ट्स है। ठीक। हेड में जो आपको दिखाया गया, हेड की साइज कितनी होती है, 5 माइक्रोन होती है। हेड के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसकी जो कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गया आउटर मोस्ट कवरिंग। ये जो हेड का टिप पोर्शन है उसे कहा जाता है एक्रोसोम, जो कि बना किससे होता है, गोल्जी बॉडी से। ये नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन सेल के कौन से पार्ट से होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। क्लियर। फिर हेड के जस्ट नीचे पार्ट आपको दिखेगा, इसके अंदर न्यूक्लियस दिखेगा। ये हेड वाला पार्ट है जिसमें आपको न्यूक्लियस दिखता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं और वो भी क्रोमोसोम कितने होंगे, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक। फिर हेड के जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए नेक पोर्शन दिखाया गया है। नेक पोजीशन पे मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, फिगर में भी शो नहीं किया गया है। ये इस नेक पोजीशन पे आपको 2 सेंट्रियोल दिखेंगे। आपने सेंट्रियोल पढ़ा था जब आपने 11 में पढ़ा होगा सेल चैप्टर, तो आपने पढ़ा है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। क्लियर। सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। यहाँ पे सेंट्रियोल का क्या वर्क है, आगे चल के क्या वर्क होगा वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे सेंट्रियोल होता है, 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक सेंट्रियोल होता है बेटा प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, अगर इस डॉट को सेंट्रियोल मान लें, इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है वो नेवनकर्न माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसका नाम पूछा जाता है आपसे। नेवनकर्न माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का नाम बताइए कहाँ होती है, तो डिस्टल सेंट्रियोल इसकी कवरिंग होती है। क्लियर। फिर मिडिल पीस में, नेक के जस्ट नीचे आइए, मिडिल पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अरेंज किए गए हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द मूवमेंट टूवर्ड्स फीमेल गैमेट। जब फीमेल और मेल के बीच सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, जब स्पर्म रिलीज होता है इनसाइड द वेजाइना, तो वेजाइना के अंदर रिलीज होने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को रिलीज मतलब एनर्जी रिलीज करता है ताकि वो कहां तक पहुंच सके, ओवा तक पहुंच सके। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, उसको स्विम करा के वहां तक मूव कराता है। फिर नीचे आपको टेल पार्ट दिखाया गया। टेल पार्ट में देखिए टेल पार्ट दिखाया जा रहा है जिसकी साइज 40 माइक्रोन लॉन्गेस्ट पार्ट। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि स्पर्म में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, कौन सा होगा बेटा, टेल पार्ट होता है 40 माइक्रोन का, और इस टेल का लास्ट पोर्शन जो होता है उसे एंड पीस कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हेड के ऊपर जो टिप पोर्शन दिख रहा है आपको, जिसे कहा जाता है एक्रोसोम, जो गोल्जी बॉडी से बना है, इस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स होती हैं। वो एंजाइम हेल्प करती है फॉर द टू पेनिट्रेट, मतलब ओवम के अंदर स्पर्म को इंटर कराने में हेल्प करती है। कौन कौन सी एंजाइम होती है, कैसे हेल्प करती है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। बट अच्छे से आप इसको समझ लीजिए, कहीं भी कोई डाउट न रह जाए। एक बार फिर से देख लीजिए, मेल गैमेट यानी स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। साइज दी हुई है 40 माइक्रोन, मिडिल पीस 5 माइक्रोन, इसकी भी 5 माइक्रोन। हेड के ऊपर एक पार्ट होता है उसे एक्रोसोम कहते हैं। हेड पार्ट में आपको न्यूक्लियस दिखेगा जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी सोर्स होता है, एनर्जी की सप्लाई करता है। और ये टेल पार्ट दिखाया जा रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है 40 माइक्रोन। क्लियर। एक्रोसोम में एक्रोसोमल एंजाइम, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर, और आप लोग समझ भी रहे होंगे अच्छे से। ठीक। ये एक्रोसोमल एंजाइम क्या करता है, ये पेनिट्रेट करता है ओवम की वॉल। यहां से कुछ एंजाइम्स रिलीज होती है। वो कब रिलीज होगी, जब स्पर्म
एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, मेल फीमेल के बीच सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान फीमेल बॉडी में तो केवल एक ही गैमेट होता है, फीमेल गैमेट, लेकिन मेल बॉडी से लाखों स्पर्म रिलीज होते हैं, उसमें कंपटीशन होता है उनमें, और कंपटीशन में जो सबसे पहले एक ओवा के पास पहुंचेगा वो अपनी एंजाइम रिलीज करता है। एक एंजाइम है हाइलोनिडेज, एक्रोसिन, कोरोना। तो ये तीनों एंजाइम में वन बाय वन क्या रोल होता है, कैसे क्या है, ये सारी चीजें हमें रिटर्न हम लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, ठीक। ये तीनों एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि जो सबसे पहले ओवा के पास पहुंचेगा ये इनमें से एंजाइम रिलीज होगी, ओवम की वॉल को रप्चर करेंगे, और जैसे ही रप्चर होगा तो आपको पता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम में केवल इसका हेड पार्ट स्पर्म का हेड पार्ट ही अंदर ओवा के अंदर इंटर करता है, बाकी मिडिल पीस और टेल पार्ट वहीं से छूट जाता है, क्लियर। वो केवल हेड पार्ट ही इंटर करता है, तो जो सबसे पहली लेयर होगी उसको तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, फिर उसके बाद वाली, अच्छा लेयर कौन कौन सी होती है, कोरोना रेडियाटा होती है, डिस्कस पॉलीजेनस होती है, जोना पैरासुडा होती है, वेटालाइन मेम्ब्रेन होती है, ये इन सारी लेयर को बेटा तोड़ना होता है, रप्चर करना होता है, ये एंजाइम करती है, ठीक, उनको डिसॉल्व करना होता है, फिर ये इसका स्पर्म का हेड पार्ट इंटर करता है। अच्छा हेड पार्ट ही क्यों इंटर किया, क्योंकि हेड पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस, उसके पास क्रोमोसोम है, मिडिल पीस का काम क्या था, वहां तक उसको पहुंचाना, वहां से हेड पार्ट टूट जाता है, बाकी स्पर्म सीधा इंटर कर जाता है, क्लियर। अच्छा वो सारी ये एंजाइम्स क्या करती हैं, मेम्ब्रेन को रप्चर कर देती है, तोड़ देती है। अब तोड़ने के बाद क्या होगा, इसका केवल हेड पार्ट इंटर कर गया, तो हेड पार्ट इंटर करने के बाद फीमेल के न्यूक्लियस, फीमेल गैमेट में जो न्यूक्लियस होगा और इसका जो न्यूक्लियस, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, ठीक। तो आगे की प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, अभी आगे चल के हम उसको डिस्कस करेंगे कैसे क्या है, बट यहाँ पे कुछ और भी चीजें आप देख लीजिए कि ये इसकी एक्रोसोमल एंजाइम का नाम है, क्लियर। बुक में ऐसा नहीं दिया गया, बुक में केवल ये बताया गया कि हाँ एंजाइम्स होती हैं, कौन सी होती हैं, कौन सी एंजाइम किस मेम्ब्रेन को ब्रेक करती है, वो सारी चीजें आपको वन बाय वन बताऊंगा, बट एक पॉइंट से चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखा है, स्पर्म का जो मूवमेंट होता है वो स्लैक लाइन होता है, कुछ ऐसे ऐसे करके चलता है। स्पीड ऑफ स्पर्म होती है 3.32 मिलीमीटर पर मिनट, 3.32 मिलीमीटर पर मिनट, ये स्पीड होती है स्पर्म की। या फिर अगर हम रेंज की बात करें, एक एवरेज रेंज की, तो 1.5 to 5 मिलीमीटर पर मिनट होती है। अगर हम साइज ऑफ स्पर्म की बात करें, तो साइज ऑफ स्पर्म में बेटा मेल फ्रॉग, अगर हम मेल फ्रॉग की बात करें तो 0.03 मिलीमीटर, मेल रैबिट 60 to 70 माइक्रोन होती है, और ह्यूमन में मेल में जो गैमेट साइज होती है स्पर्म की वो 50 माइक्रोन होती है, क्लियर, 50 माइक्रोन होती है इसकी साइज। मेल गैमेट को जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था मिस्टर ल्यूवेनहुक, 1677 में मेल गैमेट यानी स्पर्म की डिस्कवरी किया था ल्यूवेनहुक ने। फीमेल गैमेट यानी ओवम, इसकी डिस्कवरी किया था वॉन बियर ने 1827 में। आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। और एक चीज और, आपकी स्क्रीन पे देखिए एक वीडियो चल रहा होगा, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे वो पेनिट्रेट करता है, मतलब ये एंजाइम्स जो है इनका फंक्शंस कैसे केवल हेड पार्ट ही इंटर करते हैं। कुछ मिनट का वीडियो है, आप उसको अच्छे से देखिए, आपको ये दिख रहा होगा उसमें कि वो कैसे मतलब इंटर करता है, कैसे पेनिट्रेट, वहां पे हेड पार्ट ही केवल इंटर करता है, मिडिल पीस और टेल पार्ट नहीं इंटर करते, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, स्पर्म के 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, सबकी साइज दी हुई है। सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है, एक्रोसोम की आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हेड पार्ट में न्यूक्लियस होता है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, और ये टेल पार्ट है बेटा, क्लियर। तो इसका नोट्स मैं आगे चीज कंटिन्यू करता हूँ, आप इसको पॉज करके इसका फिगर ड्रॉ करिए, ये सारे पॉइंट्स नोट करिए इसके नीचे, फिर इसके बाद आप नोट्स प्रिपेयर करिएगा। बट हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा कैसे क्या है, क्लियर। इसको आप नोट करिए।
आपको पता है इसका सबसे पहला पार्ट कौन सा था बेटा? हेड। हेड, ठीक। अब इसको हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। फर्स्ट, it is oval in shape with nucleus which has X और Y क्रोमोसोम। आपको पता है हेड पोर्शन में आपको न्यूक्लियस को मैंने किया था, उस न्यूक्लियस के अंदर आपको बताया था 23 क्रोमोसोम होते हैं, और 23 में से जो आपने पढ़ा 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर में जो लास्ट पेयर होता है 23rd नंबर का, उसमें क्रोमोसोम होते हैं, या तो XY होगा या तो XX होता है फीमेल के अकॉर्डिंग, XX होता है मेल के अकॉर्डिंग XY होता है। लेकिन यहाँ पे जो 23 केवल 23 है, पेयर भी नहीं है। इसका मतलब जो 23 वाला है उसमें से या तो X आया होगा या तो Y आया होगा। क्लियर? तो टोटल जो डिपेंडेंसी होती है ये कहा जाता है कि मेल पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो बेबी बर्थ होती है, जिस बेबी की बर्थ होती है वो मेल हो या फीमेल। अगर मेल पर्सन से स्पर्म के थ्रू Y क्रोमोसोम आएगा तो मेल होगा, और X क्रोमोसोम आएगा तो फीमेल है, डॉटर होगा। क्लियर? तो इट इज ओवल इन शेप विद न्यूक्लियस व्हिच हैज X और Y क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कितने होंगे बेटा? हैप्लॉइड, मतलब कितने? 23 क्रोमोसोम। नेक्स्ट, देयर इज अ फ्लूइड filled sac-like structure बिफोर न्यूक्लियस। आपको पता है न्यूक्लियस हेड में सबसे टिप पोर्शन पे क्या था? एक्रोसोम था। तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? बिफोर न्यूक्लियस कॉल्ड एक्रोसोम which is formed by the modification of गोल्जी बॉडीज। आपको ये भी मैंने बताया था एक्रोसोम का फॉर्मेशन सेल में कौन से पार्ट से होता है? गोल्जी बॉडी वाला। क्लियर? तो इसको अच्छे से नोट करते रहिएगा आप, बट पहले समझ लीजिए फिर आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। कहीं कहीं बुक में आपको लाइसोसोम भी दिखेगा, मैं इसको भी लिख दे रहा हूं बेटा, लाइसोसोम से भी फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट, it has हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक और प्रोटियोलिटिक। एक्रोसोम में आपको बताया था एंजाइम्स होती हैं, वो हाइड्रोलिटिक नेचर की होंगी या प्रोटियोलिटिक नेचर की होंगी, और पेनिट्रेटिंग एंजाइम which help in penetration of male gamete into female gamete। ये मैंने सिंबल ड्रॉ किया फीमेल गैमेट का, फीमेल का। ठीक, तो इसमें क्या है, ये जो इसमें एंजाइम्स होती है वो कौन से नेचर की होगी? हाइड्रोलिटिक
प्रोटियोलिटिक या पेनिट्रेटिंग, ओवम की वॉल को पेनिट्रेट करके उसमें इंटर करना होता है, उसको रप्चर, उसको तोड़ के इंटर करना होता है। जो ये एंजाइम्स हेल्प करती है पेनिट्रेशन ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल गैमेट, मेल गैमेट को हेल्प करती है ताकि वो फीमेल गैमेट के अंदर इंटर कर सके और उसके न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन हो सके, उसका फ्यूजन हो सके। क्लियर? तो एंजाइम कौन कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल, फर्स्ट मैंने वहां भी लिखा था आइडोनी डेज, इट डाइजेस्ट, किस लेयर को डाइजेस्ट करती है, और डिजोल्व सीमेंटेड लेयर ऑफ फॉलिकल और ओवम। इसकी लेयर को क्या करती है? डिसॉल्व कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। दूसरा एक्रोसेन, डिसॉल्व और डाइजेस्ट जोना पैलिफिडा, जोना पैलिफिडा। थर्ड कोरोना, कोरोना एंजाइम का नाम है। ये कोरोना जो इस समय चल रहा है वो कोरोना रेडियाटा, एक लेयर होती है ओवम के चारों तरफ, उस लेयर को मतलब रप्चर करना होता है, उसका नाम है कोरोना। तो ये कोरोना जो प्रेजेंट टाइम में आज है उसको मत समझिएगा जो महामारी फैली हुई है। क्लियर? तो ये कोरोना है, डाइजेस्ट और डिसॉल्व कोरोना रेडियाटा ऑफ ओवम। ये एक मेम्ब्रेन है ओवम की चारों तरफ होती है कोरोना रेडियाटा, जिसको ये क्या करता है? डिसॉल्व यानी ब्रेक करता है, फिर हेड पार्ट इंटर कर सकता है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हेड का शेप कैसा होता है? ओवल शेप, उसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, एक्स और वाई दोनों में से कोई एक होगा। इसमें एक फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर, न्यूक्लियस से पहले, उसे एक्रोसोम कहते हैं। उस एक्रोसोमल फ्लूइड का फॉर्मेशन यानी एक्रोसोम का पार्ट का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और लाइसोसोम, बुक में लाइसोसोम भी लिखा होता है कहीं कहीं। ठीक, इसका नेचर कैसा होता है? फ्लूइड का हाइड्रोलिटिक होगा या प्रोटियोलिटिक होगा या फिर पेनिट्रेटिंग। इसमें जो एंजाइम्स होती है वो पेनिट्रेट करती, किसी वॉल को पेनिट्रेट मतलब उसको तोड़ के इंटर कर जाना। कौन सी एंजाइम होती है? हाइड्रोनीडेज, एक्रोसिन और कोरोना। इसका फंक्शन कौन सी लेयर को डैमेज करता है? एक्रोसिन जोना पैलिफिडा को और डाइजेस्ट कोरोना, कोरोना रेडिएटा को। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ेंगे बेटा तो वहां पर आपको सारी लेयर पता चलेगी, जोना पैलिफिडा, कोरोना रेडिएटा, डिस्कस पॉलीजेनस, वेटलाइन मेम्ब्रेन, ये सारी मेम्ब्रेन वहां आपको पता चलेगी। तो पहले आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिए, इसको आप पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। हेड के बाद कौन सा क्वेश्चन आता है? नेक, बट नेक पे ज्यादा कुछ खास होता नहीं, सेंट्रियोल होते हैं, फिर मिडिल पीस। तो वन नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। एक पॉइंट और नोट, डाइजेशन और फर्टिलाइजेशन both are
हाइड्रोलिटिक प्रोसेस, so fertilization can also called digestive process। क्लियर। तो फर्टिलाइजेशन भी उसमें आपको पता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम वर्क कर रही थी, अभी आपने एंजाइम का नाम देखा था। डाइजेशन में भी आपने एंजाइम्स पढ़ा है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये सब एंजाइम्स होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे भी ये एंजाइम्स होती हैं जो वर्क करती हैं, इसलिए हम फर्टिलाइजेशन को कुछ समय के लिए एज ए डाइजेस्टिव प्रोसेस भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है नेक। नेक आपको पता है ये बहुत छोटा सा एरिया होता है। इट हैज जनरली टू सेंट्रियोल, कौन कौन से थे बेटा? प्रॉक्सिमल, दैट इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, distal, and both present at right angle, present at right angle। क्लियर। तो ये दोनों की जो लोकेशन मतलब किस एंगल पे होते हैं, राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री, उसी 90 डिग्री पे दोनों सेंट्रियोल होते, मतलब उसी नेक पोजीशन पे शो किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, those centriole are provided to female gamete at the time of fertilization, comma, which helps in division of zygote and movement of sperm। क्लियर। तो इन सेंट्रियोल का जो भी सेंट्रियोल वहां पे क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है टू फीमेल गैमेट, जब स्पर्म इंटर करता है तो ये सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या करता है, जाइगोट में डिवीजन, आपने पढ़ा था सेंट्रियोल हेल्प्स इन सेल डिवीजन में हेल्प करता है और मूवमेंट ऑफ स्पर्म में भी हेल्प करता है। क्लियर। पहले आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर आगे इसके पढ़ते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आपको मिलेगा मिडिल पीस, तो पहले आप इसको अच्छे से नोट करिए। क्या आपका proximal centriole helps in division of zygote, especially at first cleavage। देखिए मैंने दो सेंट्रियोल की बात की थी, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, जाइगोट के डिवीजन में हेल्प करता है। जब आप पढ़ोगे एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन
से पहले 3 स्टेज होती है, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। इसी डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। तो जो फर्स्ट क्लीवेज होता है उसमें जाइगोट में जो डिवीजन स्टार्ट होता है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही कराता है। और दूसरा जो आपका डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल helps in movement of sperm। ये मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है टेल पोर्शन क्या करता है, उसको मूवमेंट में माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी प्रोवाइड करता है, टेल पोर्शन उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर सेंट्रियोल का भी रोल होता है कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करना। ठीक, नीचे एक नोट पॉइंट आप लिखिएगा, इन ह्यूमन only head and neck, मिडिल पीस नहीं, टेल पार्ट नहीं, only head and neck part enters into female gamete, यानी ओवा। रिमेनिंग पार्ट left out at the time of fertilization, but in some lower animals like rabbit and frog, whole male gamete enters into female गैमीट। तो बेटा यहां से भी एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, केवल हेड पार्ट इंटर करता है, हेड और नेक पार्ट। रिमेनिंग पार्ट जो होता है, मिडिल पीस और टेल जो होता है, वो लेफ्ट आउट नहीं इंटर कर पाता। और इंटर करने के लिए हेल्प कौन करता है? एक्रोसोमल पार्ट में जो एंजाइम्स होती है, याद था तीनों एंजाइम मैंने लिखा था आपको, 3 एंजाइम है, हाइलोनिडेज, एक्रोसिन और कोरोना। ये तीनों एंजाइम पेनिट्रेट करके इंटर कराने में हेल्प करती हैं। रिमेनिंग पोर्शन जो होता है वो लेफ्ट आउट बाहर ही रह जाता है। कितने डिग्री पे इंटर करता है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन हेडिंग, स्पेशली अलग हेडिंग पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ रहे हैं, क्लियर। और अगर हम रैबिट और फ्रॉग की बात करें तो इनके केस में क्या होता है, पूरा का पूरा मेल गैमेट इंटर कर जाता है फीमेल ओवम के अंदर, क्लियर। बट ह्यूमन में मेल बॉडी जो स्पर्म रिलीज होता है वो फीमेल ओवम में इंटर तो करता है, लेकिन केवल उसका हेड और नेक पोर्शन, मिडिल पीस और टेल पार्ट इंटर नहीं करता है, क्लियर। इससे पहले आपने वीडियो में देखा भी होगा बहुत अच्छे से, क्लियर बेटा। चलिए इसको नोट करिए आप। नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी मिडिल पीस। तो मिडिल पीस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद टेल है, फिर आपको एक हेडिंग पढ़नी होती है कंपोजिशन ऑफ सीमेन। सीमेन में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो पहले आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं मिडिल पीस। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मिडिल पीस। अब मिडिल पीस में आपको पता है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट, इट हैज लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया which provide
energy in the form of ATP for the movement of tail of sperm। ये टेल और टेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि उसको मूव करा सके और उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर होती है, नंबर मतलब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया काफी होते हैं यहाँ पे जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रक्टोज शुगर। बेटा मैंने बात की थी फ्रक्टोज शुगर फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था सेमाइनल वेसाइकिल को स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहा जाता है और उसी सेमाइनल वेसाइकिल में फ्रक्टोज शुगर का फॉर्मेशन होता है जो स्पर्म में ऐड हो जाता है। बॉडी में हर प्लेस पे ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रक्टोज नहीं पाया जाता, बट सीमेन में यानी स्पर्म में फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है। वो भी किस वजह से? सेमाइनल वेसाइकिल में स्टोर होने की वजह से वहां फ्रक्टोज शुगर ऐड हो जाता है। तो फ्रक्टोज शुगर is the source of energy because fructose is present in semen। फ्रक्टोज शुगर सीमेन में प्रेजेंट होता है जो यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वर्क करता है। क्लियर? और आपको एक चीज और बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन फॉर्म कर देती है सेंट्रियोल के चारों तरफ, डिस्टल प्रॉक्सिमल डिस्टल सेंट्रियोल के चारों तरफ नेबल कर, मैंने लिखा था वो पॉइंट इससे पहले स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया था, नेबल कर नाम की एक मेम्ब्रेन होती है, उसे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वो फॉर्म हो जाती है। ठीक, थर्ड, at the end of middle piece there is a small ring सेंट्रियोल और इसे एनुलस कहा जाता है। बट देयर फंक्शन इज अननोन। तो बेटा जहां पे मिडिल पीस खत्म होता है वहां पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, सेंट्रियोल दिखता है, लेकिन इसका फंक्शन अननोन है, प्रॉपर वहां पे शो नहीं किया, मतलब फंक्शन नहीं पता है। क्लियर? ये हो गया। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसका आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको मैंने मूवमेंट बता दिया था, मूवमेंट कितना होता है, कितने मिलीमीटर पर मिनट मूव करता है, कितने इंच पर मिनट मूव करता है, ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में शो कर दी थी। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट वही शो कर रहा था, बट वहाँ पे मैंने शो कर दिया था। तो आप पीछे स्टार्टिंग लेक्चर में आपने देख लिया होगा, वहां से नोट कर लिया होगा। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है बेटा टेल। टेल पार्ट आपको बताया सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, 40 माइक्रोन इसकी साइज होती है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज द लॉन्गेस्ट part of part and has axial thread for movement
comma covered by protoplasmic sheath, protoplasmic sheath. Clear? Next, some part of axial thread present beyond protoplasmic sheath called end piece। ये आपको फिगर में शो किया गया था बेटा, आपने देखा था टेल के सबसे लास्ट पोर्शन में आपको एंड पीस शो किया गया था। तो ये सबसे बियॉन्ड पार्ट, सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, इसे एंड पीस कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पहले इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, male gamete can fertilize female gamete within 6 hours after copulation। मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट होने के बाद विदिन 6 आवर मेल गैमेट क्या करता है, फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर देता है। अदरवाइज फर्टिलिटी पावर जो होती है उसकी रिड्यूस होने लगती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द फर्टिलिटी पावर ऑफ मेल गैमेट इन फीमेल बॉडी एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 24 to 48 आवर्स। तो 6 घंटे के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का टाइम पीरियड है वो 6 घंटे के अंदर फर्टिलाइज कर दिया जाता है ओवम को, और जो स्पर्म की फर्टिलिटी पावर है फीमेल बॉडी में वो 24 to 48 आवर्स है। इसी टाइम पीरियड के अंदर उसकी फर्टिलिटी पावर खत्म हो जाएगी, मतलब इतने टाइम पीरियड बाद। फर्टिलिटी पावर ऑफ मेल गैमेट इन मेल बॉडी, अगर हम मेल बॉडी में ही कंपेयर करें कि मेल बॉडी में स्पर्म यानी उसकी फर्टिलिटी पावर कितनी टाइम रहती है, तो 42 to 48 डेज तक उसकी फर्टिलिटी पावर रहती है। क्लियर? ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमें जो टॉपिक पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ सीमेन, मतलब क्या क्या चीजें ऐड होती है सीमेन में, क्या क्या चीजें पाई जाती है, उनका रोल क्या होता है, कितने अमाउंट में होती है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सीमेन से रिलेटेड, लास्ट टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का, इस लेक्चर का, उसको भी हमें अच्छे से समझना होगा। पहले आप इसको नोट करें। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा कंपोजिशन ऑफ सीमेन। सीमेन देखिए लिखा हुआ है, सीमेन इज थिक मिल्की व्हाइट विस्कस फ्लूइड सीक्रेटेड बाय टेस्टिस, टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। आपने स्टार्टअप पढ़ा था सेमीफेरस टिब्यूल बनता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन या ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पे सीमेन बॉडी से बाहर आता है, सीक्रेट होता है टेस्टिस से। एक व्हाइट मिल्की फ्लूइड होता है, विस्कस चिपचिपा होता है। कंपोजिशन ऑफ सीमेन, कंपोजिशन ऑफ सीमेन। सीमेन में 2 कंपोनेंट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ और सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्मेटोजोआ का जो अमाउंट होता है 5% to 10% बाई वॉल्यूम होता है, जबकि सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है वो 90% बाई वॉल्यूम होता है। क्लियर? इस 90% सेमाइनल प्लाज्मा में 60% जो पार्ट होता है वो सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, आपने पढ़ा था फ्रक्टोज शुगर वहीं से इंक्लूड होता है, मतलब ऐड होता है सीमेन में। एंड 30% सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रीट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये भी पढ़ा था आपने। यहाँ पे एनर्जी के रूप में, एनर्जी के फॉर्म में फ्रक्टोज शुगर उसको एनर्जी जनरेट करता है। फिर वॉल्यूम कितना रिलीज होता है वन टाइम में, अगर एक बार सेक्सुअल कांटेक्ट के पॉपुलेशन टाइम में 2 to 5 ml सीमेन बॉडी से बाहर आता है। पीएच वैल्यू 7.45 से लेकर 7.5 यानी अल्कलाइन मीडियम होता है। नंबर ऑफ स्पर्म, 1 ml सीमेन में नंबर ऑफ स्पर्म 20 मिलियन to 30 मिलियन होता है पर ml ऑफ स्पर्म। बट बाय एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ये कहती है, आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करिएगा। बाय एनसीईआरटी 200 मिलियन to 300 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ सीमेन, मतलब 1 ml सीमेन में 200 मिलियन से लेके
300 मिलियन नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, ये रिलीज होते हैं। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं सीमेन से रिलेटेड। इसके आगे हमें कुछ और भी पॉइंट्स पढ़ने हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और कहीं भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। आप इसको एज ए चीज नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। इसको हटा रहा हूं यहां से। Semen also has fructose sugar, prostaglandin, clotting प्रोटीन, इसमें क्लॉटिंग प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। क्लॉटिंग प्रोटीन विच इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग, जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन से डिफरेंट होती है। कैल्शियम आयन Mg डबल प्लस आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन भी प्रेजेंट होता है। तो सीमेन में क्या क्या चीजें होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये भी आपको जानना होगा। कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है, क्या रोल होता है, इन क्लॉटिंग प्रोटीन्स का क्या रोल होता है, फ्रक्टोज शुगर आपने इससे पहले पढ़ लिया था कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, तो इन सब का क्या क्या रोल होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये कहां से सीक्रेट होते हैं, सीक्रेटेड फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल, यहां से सीक्रेट होते हैं। क्लियर? कुछ एसिड्स भी पाए जाते हैं जैसे सिट्रेट, एस्कॉर्बिक एसिड, H2O, ETC। आपको बताया था एस्कॉर्बिक एसिड इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। क्लियर? तो ये सारी चीजें सीमेन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा आप पॉज करके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्रक्टोज शुगर only present in semen, so used in diagnosis of rape during medical investigation forensic medicine
presence of fructose sugar in female genital duct ऑब्लिक सरफेस। अगर फीमेल जेनिटल डक्ट या उसकी सरफेस पे फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है देन कंफर्म रेप। तो बेटा एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्रक्टोज शुगर सीमेन में प्रेजेंट होता है। अगर किसी फीमेल के साथ ऐसी ट्रेजेडी होती है, रेप केस होता है, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है फॉरेंसिक लैब में, वहां पे उसकी वेजाइनल सरफेस पे स्लाइड रख के उसको चेक करते हैं। अगर फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिल गया जिसका मतलब कंफर्म रेप हुआ है, और अगर नहीं मिला जिसका मतलब रेप नहीं हुआ है। ये इन्वेस्टिगेशन में काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि फीमेल बॉडी में कहीं भी फ्रक्टोज पाया ही नहीं जाता, ग्लूकोज होता है, और फ्रक्टोज मेल बॉडी में केवल सीमेन में प्रेजेंट होता है और कहीं नहीं होता है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज में फर्क क्या होता है? वो केवल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है, बाकी ग्रुप का डिफरेंस नहीं होता है। फॉर्मूला सेम है C6H12O6, लेकिन एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। ये आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्टाग्लैंडिस promote contraction of uterine muscles for movement of male gamete towards फीमेल गैमेट। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिस का फंक्शन होता है कि मेल गैमेट को मूवमेंट में हेल्प करता है टुवर्ड्स फीमेल गैमेट की तरफ। नेक्स्ट है कैल्शियम आयन इज वेरी essential for fertilization। आपको ऐसी भी लाइन मिलेगी लिखी हुई कि नो कैल्शियम नो फर्टिलाइजेशन। कैल्शियम नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, उसकी कह सकते हैं प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो पाएगी। तो कैल्शियम आयन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो मैंने जो आपको लिखा था कि सीमेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उनका रोल क्या होता है, फ्रक्टोज शुगर का रोल क्या था, काम था, एनर्जी प्रोवाइड करता ही था, इन्वेस्टिगेशन में भी यूज होता है। प्रोस्टाग्लैंडिस का फंक्शन कहाँ होता है और कैल्शियम आयन किस प्रोसेस में हेल्प करता है, ये भी आपको जानना जरूरी था। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा कि आपको प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं आई। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन भी मुझे सेंड करिएगा। तो यहाँ तक आप ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे चल के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर गैमेटोजेनेसिस, उसका नेक्स्ट लेक्चर आपको आगे मिलेगा। बट ये लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करिए अपनी फेयर कॉपी में, इसको नोट करिए, अच्छे से समझिए। कहीं कोई डाउट होता है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसे मुझे सेंड करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। क्लियर? आपको मेरा नंबर भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप उससे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन है, इस पर आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। क्लियर? थैंक यू बेटा।